नमस्कार दोस्तों इमरजेंसी 25 जून 1975 सन 1971 में उत्तर प्रदेश की एक सीट रायबरेली से इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण उनके अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े होते, जिसमें इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण को हार का सामना करना पड़ता है। पर यह हार उनको रास नहीं आती है। इस हार पे वो सीधा आरोप ये लगाते हैं कि इंदिरा गांधी चुनाव में धांधली किया है, बेईमानी की गई है, जिस वजह से मैं चुनाव हारा हूं और इंदिरा गांधी चुनाव को जीत गई हैं। इस बात को लेकर के राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव में धांधली के लिए 13 से 14 प्रकार के फैक्ट्स को लगाए गए। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सभी फैक्टों में से एक दो फैक्ट में इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया। और उस बात पे जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने गांधी को चुनाव में धांधली के लिए गिल्टी पाया। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया और चुनाव के फैसले को अमान्य घोषित कर दिया, चुनाव को शून्य कर दिया। और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए निर्वाचित पद धारण करने के लिए से भी रोक लगा दी गई। 6 साल तक न इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं और न वोट दे सकती हैं। यह कोर्ट का एक ऐसा फैसला था जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को अपने पद पर कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। इंदिरा गांधी इस जजमेंट से नाखुश होकर के इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करती हैं और वहां पे अपील करती हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कानूनी कार्रवाई चलती रहती है और जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आता है, अपोजिशन वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। इधर कानूनी प्रक्रिया तो चालू है, पर अपोजिशन वाले जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, सड़कों पर उतर आते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि इंदिरा गांधी रिजाइन दें, अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जब कोई मैटर ऐसा आता है तो अपोजिट वाले रिजाइन ही मांगते हैं। अब समय आ गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और जजमेंट में जस्टिस ने कहा कि इंदिरा गांधी वोट नहीं डाल सकती हैं, 6 साल तक कोई इलेक्शन में नहीं लड़ सकती हैं, बशर्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की एक राहत ये मिल गई है कि नेक्स्ट हियरिंग तक उनको प्रधानमंत्री बने रहने देंगे। दोस्तों, अब इसके बाद शुरू होता है फिल्मी डायलॉग। ये जो अब शुरू होने वाला है पुष्पा 2 मूवी से कम नहीं है, उससे भारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दल सड़कों में उतरकर हल्ला मचाने लगी। विपक्षी दल को ये एक बड़े मौके से कम नहीं था। इधर कांग्रेस के लोग भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में उनको प्रोटेक्शन करने के लिए वो भी रोड में उतर आए। तो दोनों लोग रोड में उतर आए और ऐसा माहौल बनता चला गया कि वो उधर से इस्तीफा मांग रहे हैं और इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। और इधर से कांग्रेस के पक्ष वाले भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ये इस्तीफा नहीं देंगे। अब यहाँ से हालात बनते हैं इमरजेंसी वाले। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया। इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लगाने का फैसला लिया और आधी रात इंदिरा ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल इमरजेंसी के फैसले पर हस्ताक्षर करवा लिया कि देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि देश में सिर्फ 3 प्रकार की इमरजेंसी लग सकती है। पहला, अगर इंडिया किसी देश के साथ जंग में जाता है। दूसरा, एक्सटर्नल अगेंस्ट, अगर इंडिया पर हमला किया जाए किसी दूसरे देश के द्वारा तब। और इंटरनल डिस्टर्बेंस में। ये 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया है और 25 जून की रात को इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। इमरजेंसी लागू होते ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपोजिशन विपक्ष वाले रोड पे उतर जाते हैं और पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन चालू हो जाता है। कुछ ही समय में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव को तत्काल जेल में डाल दिया जाता है। जो जहां मिल रहा है वहीं से उनको उठा लिया जाता है और जेल कर दिया जाता है। इस प्रकार से इंदिरा ने देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया। इंदिरा ने देश को एक बड़े जेल खाना में बदल दिया।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इंदिरा सरकार दिल्ली के न्यूज़पेपर के ऑफिसों की पावर को कटवा दी, जिससे कि पेपर न्यूज़ ना छप सके, कि कल लोगों को इसकी कोई डिटेल मालूम ना हो सके। और अगली सुबह रेडियो पर इंदिरा के द्वारा ऐलान किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपातकाल के बाद पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़नों की कहानी सामने आई। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी जाती है। सभी अखबारों में सेंसर अधिकारी को बैठा दिया जाता है। जैसे फिल्म चालू होती है, जब कोई नई फिल्म बनती है तो उसको पहले सेंसर बोर्ड जाता है, वहाँ से पास की जाती है कि इसमें क्या गड़बड़ी, गाली गुलौज है या ज़्यादा अश्लीलता तो नहीं है। ये सब देख करके जब वो पास करती है तभी फिल्में निकलती हैं। ठीक इसी प्रकार हर न्यूज ऑफिस में एक अधिकारी को बैठा दिया जाता है। पहले वो न्यूज को पास करता था कि ये न्यूज, हाँ अब इसको आप लोग पेपर में छाप सकते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी छापा गया तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। इंदिरा सरकार ने सभी हदों को क्रॉस कर दिया। जितनी हदें थी देश में, इंदिरा सरकार ने सब कुछ क्रॉस कर दिया था। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है। 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के बीच देश में 21 महीने तक आपातकालीन इमरजेंसी लगी रही। 1977 में फिर से चुनाव की घोषणा की जाती है। उसके बाद चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिलती है और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी रायबरेली की सीट से हार जाती हैं। और उसके बाद सन 23 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और ये आज़ादी के 30 साल के बाद कांग्रेस के बिना पहली बार कोई प्रधानमंत्री बना है। तो दोस्तों ये थी इमरजेंसी की स्टोरी, जो कि एक काले अध्याय के नाम से जानी जाती है, इतिहास में छपी हुई है। और इस इमरजेंसी से देश के जितने मानवाधिकार हैं हर एक प्रकार का हनन किया गया है। ये एक तानाशाही सरकार थी जिससे कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति मिली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।